मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। एनसीपी कोटे से सरकार में मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही करवाने का आरोप लगा है। इससे पहले भी एनसीपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। किसी को शायद ही अंदेशा रहा होगा कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक के साथ मिली एसयूवी से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी धमाका हो जाएगा। जो मामला शुरुआत में पुलिस या लापरवाही का मालूम पड़ रहा था, उसकी धमक जैसे जैसे बढ़ रही है, बड़े नेता भी चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का है। हालांकि अनिल देशमुख एनसीपी के ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं जिन पर गंभीर आरोपों की आंच आई है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बड़े एनसीपी नेताओं के बारे में जिन पर धमाकेदार आरोप लग चुके हैं। अनिल देशमुख। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में महाराष्ट्र की लगभग सभी बड़ी पार्टियों की सरकारों में जगह बनाई। पिछली देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो देशमुख 1995 के बाद से लगातार मंत्री रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उगाही के आदेश देने जैसे गंभीर आरोप इसी बार लगे हैं। अनिल देशमुख की राजनीतिक कुशलता और इमेज को तगड़ा झटका तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत को पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से जोड़ा। वाजे इसी मामले में अब एनआईए की हिरासत में है। शुरुआत में तो वाजे का बचाव खुद अनिल देशमुख ने किया, लेकिन जब मामला हाथ से निकलने लगा तो उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर उगाही करवाने का बड़ा आरोप लगा दिया। परमबीर सिंह ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि उनके गृह मंत्री पिछले कई महीने से मुंबई पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब किसी सीनियर ऑफिसर ने देशमुख पर निशाना साधा है। अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन आनंद कुलकर्णी ने भी देशमुख के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी। दावा किया था कि उन्होंने देशमुख के पिछले कामों पर होमवर्क किया है। सही समय आने पर वो इन जुटाई गई जानकारियों को सार्वजनिक करेंगे। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से हैं। वो नागपुर जिले के कटोल के पास वाडविहरा गांव के हैं। उन्होंने साल 1995 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता। तब उन्होंने शिवसेना बीजेपी सरकार का समर्थन किया, बदले में मंत्री पद लिया। बाद में अपना रास्ता बदलकर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ हो लिए। शरद पवार से करीबी होने के कारण कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार में उन्हें गृह मंत्री जैसा बड़ा पद दिया गया। अब बात करते हैं छगन भुजबल की। छगन भुजबल की कहानी बॉलीवुड की किसी टिपिकल स्क्रिप्ट जैसी है। निचले तबके से उठकर जन राजनीति में आना और एक वक्त सीएम की कुर्सी का दावेदार तक बन जाना। उसके बाद जेल के उस सेल में ही बंद किया जाना जो गृह मंत्री रहने के दौरान उन्होंने खुद बनवाई थी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया। 2 साल से भी ज्यादा समय जेल में रहे। मई 2018 में जमानत पर छूटे। इससे पहले जमानत याचिका 5 बार खारिज हुई। खराब सेहत और बढ़ती उम्र के आधार पर जमानत मिल सकी। छगन भुजबल अभी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में फूड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं। 19 फरवरी 2009 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक कैबिनेट उप समिति ने टेंडर प्रक्रिया के लिए एक फर्म की नियुक्ति की थी, लेकिन राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो ने तत्कालीन लोक निर्माण विभाग मंत्री छगन भुजबल और उनके परिजनों पर ही आरोप लगा दिए। आरोप ये कि अपने एनजीओ के लिए जमीन सौदे के बदले 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई। ये रिश्वत इंडिया बुल्स से दान के रूप में ली गई। मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा। भुजबल और इंडिया बुल्स की डील प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के भी निशाने पर आ गई। जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई, एसीबी ने भुजबल, उनके भतीजे समीर और पीडब्ल्यूडी से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ये साल था 2015। आरोप था कि भुजबल और उनके सहयोगियों ने मिलकर करीब 280 करोड़ रुपए का घोटाला किया। भुजबल और उनके भतीजे समीर भुजबल को जेल भी जाना पड़ा। इसके अलावा छगन भुजबल पर बिना टेंडर के ही कंपनी को दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाने का ठेका देने का आरोप लगा। इस मामले में छगन भुजबल और उनके भतीजे समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दर्ज की गई।
भुजबल पर आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। उन पर 44 करोड़ की राशि से जुड़ा एक और मामला भी है। इसमें भुजबल परिवार की एक रियल्टी कंपनी ने हाउसिंग स्कीम निकाली थी। उसमें 2300 लोगों ने घर बुक किए थे, लेकिन वक्त पर डिलीवरी नहीं दी गई। इसे लेकर जून 2015 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अगला नाम है अजीत पवार का। एनसीपी में अजीत पवार को शरद पवार के बाद सबसे कद्दावर नेता माना जाता था। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर पिछले 52 सालों में विधायक की कुर्सी पर सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। दोनों ही पवार परिवार से हैं, शरद पवार और अजीत पवार। अब तक दोनों इस सीट से 6 बार विधायक बन चुके हैं। दोनों ने मिलाकर 8 बार कांग्रेस और 4 बार एनसीपी के झंडे पर जीत हासिल की। अजीत पवार की अहमियत इससे भी समझी जा सकती है कि जब 2019 में बीजेपी और एनसीपी के बीच सरकार बनाने का थ्रिलर चला तो नजरें इन्हीं पर टिकी थी। उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली, भ्रष्टाचार के कुछ केसेस पर क्लीन चिट ली और वापसी कर ली। हालांकि बाद में महाराष्ट्र की एसीबी ने इस पर सफाई दी। ये 2011-12 का मामला है। सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर रहे विजय पंडारे की लिखी एक चिट्ठी से घोटाले का खुलासा हुआ। इसमें आरोप लगाया गया था कि बांध बनाने में कई तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है। अनुमानित लागत बढ़ाई जा रही है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस समय कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार थी। सिंचाई विभाग एनसीपी के पास था। अजीत पवार लंबे समय तक इसके मंत्री रहे। बाद में कैग की एक रिपोर्ट आई। इसमें महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्रालय में हुई गड़बड़ियां गिनाई गई। कैग रिपोर्ट के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय लंबे समय के लिए योजना नहीं बना रहा है, न ही प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट्स को चुन रहा है। पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी भी सही समय पर नहीं मिल रही है। प्रोजेक्ट्स लटक रहे हैं, इससे लागत बढ़ रही है। फिर इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2001-2 से 2011-12 के बीच सिंचाई के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर राज्य की सिंचाई क्षमता में बस 0.1% का इजाफा हुआ। तब कहा गया था सिंचाई घोटाला लगभग 35,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 27 नवंबर को महाराष्ट्र एसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। इसमें अजीत पवार को सिंचाई घोटाले में उनके ऊपर लगे आरोपों से बरी कर दिया गया। दिसंबर 2014 में फडणवीस सरकार के कार्यकाल में एसीबी ने इरिगेशन स्कैम में अजीत पवार की भूमिका की जांच शुरू की थी। अजीत पवार पर आरोप लगे कि पहले प्रोजेक्ट्स को कम लागत का बताकर मंजूरी दे दी जाती है, फिर उसमें बदलाव करके लागत बढ़ा दी जाती है। जून 2009 से अगस्त 2009 के बीच के सिर्फ 3 महीनों में विदर्भ इलाके के अंदर चल रही 38 सिंचाई परियोजनाओं का बजट बढ़ा दिया गया। 6,672 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 26,772 करोड़ रुपए। इसी पर बवाल हो गया। करीब 70,000 करोड़ के अनुमानित घोटाले का हिस्सा ये भी बताया गया। अब आखिर में बात करते हैं धनंजय मुंडे की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की पिछली सरकार के 5 वर्षों के दौरान सदन में एक नेता ऐसा था जिसने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नाक में दम कर रखा था। इस नेता को बीजेपी सरकार पर हमलों की अगुवाई करने के लिए जाना जाता था। वह कभी रिश्वत और अनियमितताओं के आरोप लगाता तो कभी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करता। इस नेता का नाम है धनंजय मुंडे। वह फडणवीस सरकार के वक्त राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। फिलहाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 45 साल के धनंजय मुंडे पर इस साल जनवरी में रेप जैसा गंभीर आरोप लगा। एक प्लेबैक सिंगर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस बारे में लिखा था। आरोप लगाया था कि धनंजय मुंडे ने उसकी बहन से शादी की, लेकिन 2006 में कई बार उसका बलात्कार किया था। मुंडे ने उससे प्यार का इजहार किया, कहा था उसे बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर लॉन्च करा सकते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वो मुंडे से पहली बार अपनी बहन के घर इंदौर में 1997 में मिली थी। तब वे सिर्फ 16-17 साल की थी। मुंडे और उसकी बहन ने 1998 में शादी की। कमिश्नर को लिखे पत्र में आरोप लगाए गए कि मुंडे ने 2006 में उसके साथ यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए। मुंडे ने दावा किया कि ये सब आरोप झूठे हैं, सिर्फ उन्हें बदनाम और ब्लैकमेल करने के लिए लगाए गए थे। मुंडे ने एक फेसबुक पोस्ट में सफाई देते हुए कहा कि 2003 में वे शिकायतकर्ता की बहन के साथ आपसी सहमति से रिश्ते में थे। उनके एक बेटा और एक बेटी हुए। विधायक ने दावा किया कि उनका परिवार, पत्नी और दोस्त इस रिश्ते के बारे में जानते थे। उन्होंने इन बच्चों को स्वीकार कर लिया और मुंडे परिवार का नाम दिया। इस मामले पर एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार का कहना था कि मुझे पता चला है कि उस महिला के खिलाफ इसी तरह की शिकायत अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी की है। पहले मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर ले। जांच पूरी होने के बाद ही हम इस पर गौर करेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने मुंडे के खिलाफ शिकायत स्वीकार कर ली है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने,
एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लर्न ऑन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।